हेलो दोस्तों, टारगेट विद लक्ष्य की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो उप सह संयोजक यौगिक के इस लेक्चर में आज आप लोग पढ़ेंगे उप सह संयोजन संख्या के बारे में, यानी कि उप सह संयोजन संख्या किसे कहते हैं। तो इसके लिए पहले आप उदाहरण ध्यान दीजिए। जब आपको उदाहरण समझ में आ जाएगा तो यहाँ पर आप परिभाषा आसानी से लिख सकते हैं। तो उदाहरण के लिए ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर लिया गया है CONH3, इस प्रकार से यहाँ पर होल 6 इतना लिया गया है और यहाँ पर बाहर दिया गया है Cl3, इस प्रकार से आपको ये दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो भाग दिया गया है ब्रैकेट के अंदर, इसमें ध्यान दीजिए जो ये दिया गया है इसके बारे में आपको पहले ही बताया गया है। इसे हम लोग यहाँ पर बोलते हैं केंद्रीय परमाणु, याद रखिएगा केंद्रीय परमाणु। और जो ये होता है इसे हम लोग बोलते हैं लिगैंड, याद रखिएगा इसे बोला जाता है लिगैंड। और जो आपका ये CO दिया गया है ये यहाँ पर होता है केंद्रीय परमाणु। तो यहाँ पर जो केंद्रीय परमाणु होता है ये यहाँ पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है, और जो यहाँ पर लिगैंड होता है ये यहाँ पर केंद्रीय परमाणु को जो है इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता रखता है, यानी कि ये यहाँ पर जो है दाता परमाणु है। याद रखिएगा लिगैंड जो है इसे आप दाता परमाणु बोल सकते हैं। तो यहाँ पर किसी भी धातु आयन से जुड़े हुए जो दाता परमाणु होते हैं, जैसे कि यहाँ पर है NH3 जिसे हम लोग क्या बोलते हैं लिगैंड, ये यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता रखता है, तो इसे हम लोग दाता परमाणु कहते हैं। तो किसी भी धातु आयन से जुड़े हुए जो दाता परमाणुओं की संख्या होती है उसी संख्या को ही हम लोग उप सह संयोजन संख्या कहते हैं। याद रखिएगा कि दाता परमाणुओं की संख्या जो है वो उप सह संयोजन संख्या के बराबर होती है। जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिए NH3 ये दाता परमाणु है, इसकी संख्या कितनी है 6, यानी कि यहाँ पर जो ये CO यानी कि जो केंद्रीय परमाणु दिया गया है इसकी जो उप सह संयोजन संख्या होगी वो कितनी होगी 6 होगी। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं इसमें कि CO की उप सह संयोजन संख्या, उप सह संयोजन संख्या बता सकते हैं कितनी होगी 6 होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पर जो है CO के साथ जो NH3 जुड़े हैं इनकी टोटल संख्या कितनी है 6 है, यानी कि 6 NH3 जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ पर इसकी जो उप सह संयोजन संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। तो इतना आप याद रखिएगा कि धातु आयन से जुड़े हुए जो दाता परमाणु होते हैं उन्हीं की संख्या जो है वो उप सह संयोजन संख्या के बराबर होती है। तो वही यहाँ पर लिखा गया है कि धातु आयन से जुड़े हुए दाता परमाणुओं की संख्या जो है वो उप सह संयोजन संख्या के बराबर होती है। जैसे कि यहाँ पर कोबाल्ट की उप सह संयोजन संख्या कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। क्यों 6 होगी? क्योंकि यहाँ पर जो लिगैंड है यानी कि जो दाता परमाणु है इनकी संख्या कितनी है 6 है, इसलिए यहाँ पर उप सह संयोजन संख्या कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। इसके बाद ध्यान दीजिए केंद्रीय परमाणु की आक्सीकरण संख्या। इसके लिए पहले ध्यान दीजिए, मान लीजिए आपको यहाँ पर एक संकुल दिया गया है, संकुल ध्यान दीजिए आपको बताया गया है संकुल, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर दे दिया जाए Cu, इसके बाद यहाँ पर है NH3 का होल 4, इस प्रकार से दिया गया है, यहाँ पर SO4 इतना दिया गया है। इसके बारे में आपको बता दिया गया कि ये केंद्रीय परमाणु है और ये यहाँ पर जो है लिगैंड है। तो यहाँ पर जो लिगैंड दिया गया है इनको यहाँ पर जो है इसके द्वारा जितने भी इलेक्ट्रॉन युग्म हैं, इसके द्वारा साझा किए गए जो भी इलेक्ट्रॉन युग्म हैं उनको हटा लिया जाए, और उसके बाद जो है इस केंद्रीय परमाणु पर उपस्थित जो आवेश होता है वो उसकी आक्सीकरण संख्या कहलाती है। याद रखिएगा यहाँ पर ये पूरा संकुल दिया गया था आपको। तो एक संकुल में जो केंद्रीय परमाणु होता है इस केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए सभी लिगैंडों, जैसे कि यहाँ पर ये जितने लिगैंड हैं, याद रखिएगा केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए सभी लिगैंडों को यदि उनके साझे किए गए इलेक्ट्रॉन युग्मों से हटा लिया जाए, याद रखिएगा साझे किए गए इलेक्ट्रॉन युग्मों सहित पूरा पूरा हटा लिया जाए, तो केंद्रीय परमाणु पर उपस्थित आवेश जो है उसकी आक्सीकरण संख्या कहलाएगी। तो जैसे कि यहाँ पर Cu है तो इस पर उपस्थित आवेश की संख्या कितनी होगी +2, तो यही जो है यहाँ पर इसकी आक्सीकरण संख्या हो जाएगी, क्योंकि यही आपको यहाँ पर बताया गया कि एक संकुल में जो केंद्रीय परमाणु है इससे जुड़े हुए सभी लिगैंडों को यदि उनके साझे किए गए इलेक्ट्रॉन युग्मों सहित हटा लिया जाए तो केंद्रीय परमाणु पर जो है उपस्थित आवेश को उसकी आक्सीकरण संख्या कहते हैं। इसका मतलब यहाँ पर कॉपर की जो आक्सीकरण संख्या होगी वो कितनी होगी +2 होगी। तो वही यहाँ पर लिखा गया है कि एक संकुल में केंद्रीय परमाणु से जुड़े सभी लिगैंडों को यदि उनके साझे किए गए इलेक्ट्रॉन युग्मों सहित हटा लिया जाए तो केंद्रीय परमाणु पर उपस्थित आवेश को उसकी आक्सीकरण संख्या
कहते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसके बारे में बता सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए होमोलेप्टिक तथा हेट्रोलेप्टिक संकर। तो इसके बारे में ध्यान दीजिए, पहले आप इसका उदाहरण ध्यान दीजिए। जैसे कि होमोलेप्टिक है तो इसके लिए आप उदाहरण ध्यान दीजिए। जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ पर दिया गया है CO, इसके बाद NH3 का होल 6 इस प्रकार से है, और यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें यहाँ पर लगा हुआ है +3 इस प्रकार से दिया गया है। तो शंकर में जो धातु परमाणु होगा, याद रखिएगा इस शंकर में यहाँ पर जो धातु परमाणु होगा वो केवल एक प्रकार के दाता समूह, या फिर आप बोल सकते हैं कि एक प्रकार के लिगैंड से जो है जुड़ा होगा। यहाँ पर ये ध्यान दीजिए, ये NH3 ये क्या है, लिगैंड है, यानी कि दाता परमाणु समूह है। तो यहाँ पर जो भी आपका परमाणु होगा, यानी कि जो धातु परमाणु होगा, वो केवल जो है एक प्रकार के दाता समूह से जुड़ा होगा। तो अगर कोई परमाणु यहाँ पर एक प्रकार के दाता समूह से, या फिर बोल सकते हैं एक प्रकार के लिगैंड से जुड़ा होगा, तो उसे हम लोग बोलते हैं होमोलेप्टिक संकर। याद रखिएगा उसे क्या बोला जाता है, होमोलेप्टिक संकर। यहाँ पर जो धातु परमाणु होता है वो केवल जो है एक प्रकार के दाता समूह से जुड़ा होता है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, तो इसे हम लोग बोलते हैं होमोलेप्टिक संकर। तो वही यहाँ पर लिखा गया है कि होमोलेप्टिक संकर में धातु परमाणु केवल एक प्रकार के दाता समूह से जुड़ा होता है। इसी प्रकार ध्यान दीजिए दूसरा यहाँ पर है हेट्रोलेप्टिक संकर। इसके लिए आप उदाहरण ध्यान दीजिए पहले। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर दिया गया है CO, इसके बाद है NH3 का होल 5, इसके बाद है SO4 इस प्रकार से दिया गया। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो है दो प्रकार के दाता समूह हैं, एक NH3 है और दूसरा SO4 है, यानी कि दो प्रकार के लिगैंड दिए गए हैं। तो यहाँ पर शंकर में जो धातु परमाणु जो है वो एक से अधिक प्रकार के अगर दाता समूहों से जुड़ा होता है तो उससे हम लोग बोलते हैं हेट्रोलेप्टिक संकर। याद रखिएगा, फिर उसे क्या बोला जाता है, हेट्रोलेप्टिक संकर। तो वही यहाँ पर लिखा गया है कि हेट्रोलेप्टिक संकर में धातु परमाणु जो है वो एक से अधिक प्रकार के दाता समूहों से जुड़ा होता है, यानी कि एक से अधिक लिगैंडों से जुड़ा होता है, उससे हम लोग हेट्रोलेप्टिक संकर कहते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए संकुल आयन पर आवेश। तो इसके लिए ध्यान दीजिए इसमें दिया गया है कि किसी संकुल आयन पर उपस्थित आवेश का जो परिमाण होता है वो केंद्रीय परमाणु आयन तथा लिगैंड अणुओं पर उपस्थित आवेशों का बीजगणितीय योग होता है। याद रखिएगा कि किसी संकुल आयन पर उपस्थित आवेश का जो परिमाण होता है वो केंद्रीय परमाणु आयन तथा लिगैंड अणुओं पर उपस्थित आवेशों का बीजगणितीय योग होता है। इतना आप लोग याद रखिएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए वर्नर का सिद्धांत, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसके लिए आप पहले ध्यान दीजिए, मान लीजिए आपको दिया गया है हेक्साएमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। जैसे कि मान लीजिए CO यहाँ पर हो जाएगा NH3 का होल 6 इस प्रकार से इतना होगा, और यहाँ पर Cl3। तो इसमें ये आपका केंद्रीय परमाणु है, यहाँ पर आप याद रखिएगा केंद्रीय परमाणु, ये आपका दाता परमाणु या फिर आप बोल सकते हैं लिगैंड। तो ये हो जाएगा लिगैंड। तो यहाँ पर ये केंद्रीय परमाणु है। अगर इसका हम लोग संरचना सूत्र लिखें तो ध्यान दीजिए ये हो जाएगा कोबाल्ट, क्योंकि ये केंद्रीय परमाणु है, बीच में रहेगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए NH3 यहाँ पर होल 6 लगा है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए किस प्रकार से जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से यहाँ पर 6 एमीन आपको जोड़ देना है। NH3 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 NH3, यहाँ पर भी NH3 और यहाँ पर हो जाएगा NH3। इस प्रकार यहाँ पर जो है ये 6 एमीन जोड़ दिए गए हैं। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर 3 क्लोराइड हैं। इन क्लोराइडों को हम लोग इस प्रकार डॉट डॉट चिन्ह के द्वारा ध्यान दीजिए Cl, दूसरा यहाँ पर हम लोग जोड़ देते हैं Cl, इसी प्रकार यहाँ पर एक जोड़ देते हैं Cl। बाकी आप कहीं भी जोड़ सकते थे, यहाँ पर भी ध्यान दीजिए रिक्त स्थान है, यहाँ पर भी आप इन्हें जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये दो प्रकार की संयोजकताएं इसमें प्रदर्शित हो रही हैं। तो वर्नर ने यही बताया है कि जो संकुल होते हैं, संकुल में जो धातुएं होती हैं वो दो प्रकार की जो है संयोजकताएं प्रदर्शित करती हैं। पहली संयोजकता यहाँ पर ध्यान दीजिए डॉट डॉट के द्वारा प्रदर्शित की गई, इसे हम लोग बोलते हैं प्राथमिक संयोजकता। याद रखिएगा इससे बोला जाता है प्राथमिक संयोजकता। और इसके अलावा ध्यान दीजिए जो एक सतत रेखा के रूप में दिया गया पूरा पूरा, इससे हम लोग बोलते हैं द्वितीयक संयोजकता। तो ये आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर कि जो संकुलों में धातुएं हैं वो दो प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करती हैं। एक होती है प्राथमिक संयोजकता और दूसरी यहाँ पर होती है द्वितीयक संयोजकता। तो इतना आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा।
इसके अलावा आप लोग याद रखिएगा कि जो प्राथमिक संयोजकता है ये ऋणायनों द्वारा जो है संतुष्ट होती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो क्लोरीन है ये यहाँ पर ऋणायन होता है, Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि जो प्राथमिक संयोजकता है ये ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती हैं, जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिए दिया गया है Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस। तो ये आपकी प्राथमिक संयोजकता है। तो वही आपको यहाँ पर बताया गया कि प्राथमिक संयोजकता जो है ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती है। इसके अलावा आप लोग याद रखिएगा कि ये विलयन में जो है आयनित हो जाती हैं, यानी कि अगर इनको हम लोग विलयन में घोल देंगे तो घोलने पर जो है ये टूट जाते हैं यानी कि आयनित हो जाते हैं, अर्थात इनका आयनन जो है हो जाता है, यानी कि ये बंध जो होता है वो कमजोर होता है यहाँ पर, इसलिए ये आयनित हो जाती हैं। इसके अलावा आप लोग इसमें याद रखिएगा कि इनको जो है बिंदु द्वारा, यानी कि जैसे यहाँ पर डाल दीजिए डॉट डॉट करके प्रदर्शित किया गया, तो ये भी आप बता सकते हैं कि इनको जो है बिंदुदार रेखा द्वारा जो हम लोग प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा बता सकते हैं कि प्राथमिक संयोजकता द्वारा जो जुड़े आयन होते हैं इनको हम लोग बड़े कोष्ठक से बाहर लिखते हैं। याद रखिएगा यहाँ पर ये बड़ा कोष्ठक दिया गया आपको, इस बड़े कोष्ठक के बाहर लिखा गया है इसको, तो ये भी आप याद रखिएगा कि प्राथमिक संयोजकता द्वारा जुड़े आयनों को जो है हम लोग बड़े कोष्ठक के बाहर लिखते हैं। इसके अलावा बता सकते हैं इसमें यौगिकों की जो ज्यामिति या संरचना होती है इसका निर्धारण नहीं होता है, ये आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए जो ये सतत रेखा के रूप में खींचे गए हैं ये द्वितीयक संयोजकता दर्शाते हैं, तो ये जो है ऋणायनों, धनायनों व उदासीन अणुओं द्वारा जो है संतुष्ट हो सकती हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर कि ये जो है ऋणायनों, धनायनों, इसके अलावा उदासीन अणुओं के द्वारा जो है संतुष्ट हो सकती हैं। और इसके अलावा याद रखिएगा कि जो द्वितीयक संयोजकता है इनकी संख्या निश्चित होती है, जिसे हम लोग उपसह संयोजक संख्या कहते हैं। ये याद रखिएगा, जैसा कि अभी आपको बताया गया था उपसह संयोजक संख्या में, तो इनकी संख्या जो है हमेशा निश्चित होती है। इसके अलावा आप बता सकते हैं कि द्वितीयक संयोजकता जो है वो प्राथमिक संयोजकता की अपेक्षा जो है प्रबल बंध बनाती है, क्योंकि ये बंध जो टूट जाता है लेकिन ये बंध जो है टूटता नहीं है, तो ये जो है प्रबल बंध बनाती हैं, यानी कि यहाँ पर आप बता सकते हैं कि ये जो है आयनित नहीं होती हैं। इसके अलावा जो है ये दिशात्मक होती हैं, यानी कि जो द्वितीयक संयोजकता है ये दिशात्मक होती है, लेकिन जो प्राथमिक संयोजकता है वो दिशाहीन होती है। याद रखिएगा प्राथमिक संयोजकता जो है दिशाहीन होती है और जो द्वितीयक संयोजकता है ये दिशात्मक होती है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो अब ध्यान दीजिए किस प्रकार से आपको लिखना है, तो वही यहाँ पर लिखा गया है कि संकुलों में जो धातुएं हैं वो दो प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करती हैं, जिसमें पहली है प्राथमिक संयोजकता, यह जो है दिशाहीन तथा आयनित होती है और यह जो है प्रायः ऋणात्मक आयनों द्वारा संतुष्ट होती है। इस प्रकार से लिखना है। इसके अलावा ध्यान दीजिए दूसरा आप लिखेंगे यहाँ पर द्वितीयक संयोजकता, इसके बारे में आप बताएंगे कि यह जो है दिशात्मक तथा अनआयनित होती है, यानी कि ये टूटती नहीं है, प्रबल बंध बनाती है। यह धातु से जुड़े लिगैंड परमाणुओं की संख्या अर्थात उपसह संयोजन संख्या के बराबर होती है, जैसा कि अभी आपको बताया गया था। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है। इसके अलावा बता सकते हैं इसमें कि सिग्मा आबंध बनाने के लिए जो है धातु के रिक्त संकर कक्षक दाता समूहों के भरे हुए कक्षकों के साथ जो है अतिव्यापन करते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर जो है वर्नर का सिद्धांत लिख सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए प्रभावी परमाणु संख्या नियम, या फिर आप बोल सकते हैं प्रभावी परमाणु संख्या। तो इसके बारे में आप बता सकते हैं कि एक धातु परमाणु या फिर आयन दाता, याद रखिएगा एक धातु परमाणु या फिर आयन दाता समूहों के साथ जो है इतनी संख्या में आबंध बनाएगा जिससे संकुल में जो है धातु के चारों ओर कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ध्यान दीजिए कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो निकटतम निष्क्रिय गैस के विन्यास के समान हो जाए, वह संख्या जो है प्रभावी परमाणु संख्या कहलाती है। याद रखिएगा, एक बार फिर से ध्यान दीजिए कि एक धातु परमाणु या फिर आयन दाता समूहों के साथ जो है इतनी संख्या में आबंध बनाएगा जिससे संकुल में धातु के चारों ओर जो है कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकटतम निष्क्रिय गैस के विन्यास के समान हो जाए, तो वह संख्या जो है प्रभावी परमाणु संख्या कहलाती है। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे परिभाषित कर सकते हैं। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।